कुछ लोगों तक पूरी भारत की यात्रा हम समेट दें, ऐसा ये न्यायपूर्ण नहीं है। तो जिनको आज दलित, शोषित, वंचित ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करके कहा जाता है कि इस समाज के लोगों का क्या योगदान था, तो फिर उस समाज के फिर वहां जो है कुछ लोग अपने आप को कि हमारे ये महानायक थे और इनको गौरव नहीं दिया गया, तो हम इनकी राजनीति कर रहे हैं और इनको हम वो है पुरोधा है। तो ये हमने स्थान ही नहीं दिया कि जितने भी भारत के महानायक हैं, किसी भी वर्ग से हैं, किसी भी जो है पृष्ठभूमि से हैं, किसी भी जो है क्षेत्र से हैं, सारे भारत का समावेश जितना अधिकतम हो सकता है वो स्वामीनारायण की शिक्षा, भगवान स्वामीनारायण की शिक्षा पत्री से लेकर के बोले जहां जहां जो हमें अब इसमें फिर भी इतना करने के बावजूद भी हम ये नहीं करें कि हमने सब कुछ कर दिया, बहुत कुछ बाकी है। आपके भी जो और सुझाव होंगे उसको हम इसमें समाहित करेंगे। ये मैं बात यहां कह सकता हूं, आज तक की भारत की आजादी के 78 वर्षों के बावजूद भी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड हैं, वहां पर किसी ने यदि एक दो पाठ भी बदले तो दूसरी गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले उनको ही खत्म कर दिया। यह कार्यक्रम खत्मी का भारतीय शिक्षा बोर्ड में नहीं होगा, यह बड़ी बात होगी। ये स्वामी जी मैं कृतज्ञता भी ज्ञापित करना चाहूंगा संघ के पुस्तकों से, मतलब जो एक आदिवासियों का एक ग्रंथ छपा है। जब मैं ढूंढ रहा था कि आदिवासियों को कथानक को डालना है, तो बहुत सारी पुस्तकों को ढूंढते ढूंढते मुझे संघ की वो पुस्तक मिली जिसमें सारे आदिवासियों का एक कॉपी टेबल टाइप की बुक है, और उससे मैंने उठाया। इसलिए मैं कृतज्ञता भी ज्ञापित करना चाह रहा हूं आदरणीय शंकरानंद जी के माध्यम से कि उससे मैं काफी लाभ मिला। और जैसा स्वामी जी कह रहे थे ना कि सेकुलर का अर्थ हो गए हीगल और मार्क्स। जब भी कि सेकुलरिज्म की बात होती है तो हीगल और मार्क्स खड़े हो जाते हैं, बाकी सारी चीजें खत्म। ये नहीं होता है कि हाँ विविधताओं के सौंदर्य का बोध हो करके बीज तत्व से जुड़ना ही सेकुलरिज्म है। किसी आलम्बन और शाखाओं पर झगड़ने की बजाय, जैसे सनातन एक बीज है, वृक्ष है, उसकी सभी तमाम शाखाएं हैं। और हम तो सनातन में कन्फ्यूशियस के सूत्रों का समन्वय कर रहे हैं, वो भी हमने रखा है। कन्फ्यूशियस के जो विचार हैं वो हमारे सनातन से मेल खाते हैं। ये तो चेलों ने गड़बड़ की है चेले बड़े खतरनाक होते हैं हाँ। गलत वहां हुआ, हम लोगों ने कॉन्टेक्सचुअलाइज गलत कर लिया। ये चेले बहुतों के खतरनाक हैं, बस इतना ही कहना बहुत है तो जो चेले बड़े खतरनाक हैं, तो हमने मार्क्स जो है उसमें भी मतलब कन्फ्यूशियस के भी सिद्धांतों का समावेश किया है कि भाई जो भी पूरे विश्व और प्लेटो के, सुकरात के जो भी वैश्विक जो दार्शनिक हुए उनके भी मूल्यों का समावेश किया। हमारे बच्चों को बोध सबका होना चाहिए, और उनकी सारी सांस्कृतिक यात्रा में, जैसे हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब कह रहे थे, उसमें तात्विक भेद नहीं है। यह बड़ी बात है, तात्विक भेद नहीं है। और एक शब्द बड़ा ऊंचा प्रयोग करते हैं हमारे सिंह साहब, कुछ शब्द इन्होंने अच्छे घड़े हुए सांस्कृतिक संश्लेषण के, और एक वैचारिक लोकतंत्र। वैचारिक लोकतंत्र तो था ही ना हमारे यहां, सुंदर शब्द है ना महाराज तो एक वैचारिक लोकतंत्र है, मैं इसी को गढ़ना चाहता हूं बच्चों में तो एक वैचारिक लोकतंत्र जिससे समाज में नहीं होगा, समाज मर जाएगा, वो जड़ता को प्राप्त हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा वो जो है। और ये वैचारिक लोकतंत्र इस्लाम में भी था। अब हम तो उसमें ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करते कि मामला गड़बड़ है। वो जब तक उसमें वैचारिक लोकतंत्र था, इस्लाम आगे बढ़ा। स्वामी जी आपके आशीर्वाद से मैं 12वीं तक जो मेरी किताब आएगी, आप हिंदी इंग्लिश की, चूंकि मुझे आप लोगों की कृपा से 36 पाश्चात्य यूरोप दार्शनिकों को भी मैंने ठीक से पढ़ा है। थेल से लेकर के हरक्यूटस, परमेंडिस, डेमोक्रिटस, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, अगस्टाइन, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, लाक, बर्कले, ह्यूम, किरकेगार्ड, हीगल, फ्रायड, डार्विन, मार्क्स,
किसी को हमने छोड़ा नहीं अभी है। मेमोरी अच्छी है, नहीं तो लोग 60 के बाद सठिया जाते हैं। इनका मैं देखता हूं मेमोरी टेस्ट करके कभी कभी जो है हमको भी आश्चर्य होता है कि बिना मेधावटी खाए है। तो आपका आशीर्वाद है ना स्वामी। तो ये सारी कहने का तात्पर्य है कि सारी सांस्कृतिक यात्रा को इसमें समेटने का मैं एक प्रयास चीज जो किया। बताना चाह रहा था स्वामी जी, ये मैं नाम इसलिए गिना रहा था कि जब मैं पूरा पढ़ा, स्वामी जी आप लोग पढ़े होंगे लेकिन मैं अपनी चर्चा कर रहा हूं, तो मुझे लगा मैं बच्चों में क्या मानस गढ़ना है मुझे, कि जब मैं प्लूटो को पढ़ा तो मुझे लगा जो आत्मा की बात करता है तो उसे 1000 साल पहले हमारे परिषदों ने आत्मा की बात कही। जब हमने डेकार्ट को पढ़ा, अरस्तु को पढ़ा रीजन की बात, तो फिर हमें प्रश्नोपनिषद दिमाग में आता है। जब हमने आगे अगस्टाइन को पढ़ा या क्रिश्चियनिटी की करुणा की बात होती है ईसा मसीह की, तो बुद्ध याद आते हैं। अगर हम बाद में ह्यूम की बात करते हैं तो बुद्ध याद आते हैं। जब हम उनके यहाँ एक ग्रुप है उनका सिनिसिज्म का, उनकी बात करते हैं तो जैन मुनि का आ जाता है। जब हम उनके रेसलिज्म की बात करते हैं, डेकार्ट की बात करते हैं, तो अगेन हमारा वेदांत खड़ा होता है। जब हम स्पिनोजा का दर्शन पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा ईशोपनिषद खड़ा होता है। जब हम रोमांटिसिज्म की बात करते हैं तो पूरा का पूरा हमारा वैदिक ऋचाएं याद आती हैं। तो मैं बच्चों को एक फिलोसॉफिकल जर्नी में उनकी भाषा में धीरे धीरे 9वीं से 12वीं तक तीनों साहित्य की किताबों में ऐसा दे दूंगा कि जिससे कि बच्चों के ये मानस में आ जाए कि उनकी संस्कृति जो कही जाती है कि सब महानतम है, प्राचीनतम है, तो उसके पीछे उनके पास लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि ह्यूम बुद्ध से प्रभावित था और जो इस्लाम है वो वेदांत से प्रभावित है। अहम ब्रह्मास्मि, अल्लाह ही एक है, अल्लाह ही सबका रहबर है, ये कहां से आता है? मोनोथिज्म, एक ईश्वरवाद। तो ये जो एकेश्वरवाद, चाहे अब्राहम बात करते हैं, चाहे उनके दूसरे भी लोग करते हैं बातें, वो कहां से आता है? जुडिज्म में बहुदेववाद कहां से आता है? वो तो 1000 साल पहले हुआ ईसा से। हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले से बात चल रही है। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि बाकी सारे दर्शनों का अस्तित्व तो नहीं खतरे में कहना चाहता, लेकिन सारे के सारे पर भारतीय ज्ञान परंपरा की छाया है, उनकी जड़ें हैं, गर्व यहाँ है। ये बच्चों के अंदर बोध लाएंगे तब उनको मानस खड़ा होगा एक गौरव के साथ। जड़ें यहाँ हैं, गर्व यहाँ है, और वो सब अपने इस भारतीय दार्शनिक यात्रा से आप्लावित हैं, और वो एक सामंजस्य की भावना से, किसी को हीन नीचा निकृष्ट दिखाने की भावना से नहीं। तो किसी को घटिया कहने से अपन बढ़िया थोड़ी हो जाएंगे। इन संदर्भों में हमारा सैकड़ों बार विमर्श हुआ कि हम बच्चों का जो मानस गढ़ना चाहते हैं, आदमी को जो ड्राइविंग फोर्स है वो उसका मानस है, उसका थॉट प्रोसेस है। थॉट्स, इमोशन, एक्शन, ये उसका डायरेक्शन तय करता है। लेकिन ये जर्नी उल्टी हो जाए, रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशन, रॉन्ग एक्शन, तो डिस्ट्रैक्शन की ओर ही जाएगा आदमी, तो रावण हो जाता है। तो ये, और इसमें समस्या क्या आती है, व्यक्ति जो है ना कई बार बहुत ज्यादा इसमें दूसरों को निकृष्ट कह उठता है और अपने आप को श्रेष्ठ कह उठता है। तो एक सामंजस्य की भी जरूरत है। तो वो एक इस बोध यात्रा में ऐसा ध्यान रखा है। फिर भी मैं तो इसलिए इस बात को कह रहा था कि आपके जो भी सुझाव होंगे, आप 1-2 पृष्ठों में, 10 पृष्ठों में आप अपने सुझाव जो भी देंगे, और वो सुझाव जो कि साइंटिफिक है, यूनिवर्सल है, उनका हम इसमें समावेश करेंगे। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड स्वामी रामदेव का बोर्ड नहीं है, ये भारत का बोर्ड है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि कई बार लोगों में आग्रह होता है, मैं और मेरी विचारधारा, हमने अपना मैं इसके अंदर नहीं रखा है। हमने भारत और भारत का पूरा सनातन, पूरी यात्रा, उसका मध्यकाल, उसका स्वर्णिम काल और उसका पतन का भी जो काल हुआ, जो भी बीच में भेद, जो कुछ हमें ह्रास भी हुआ, तो हम ये भारतीय शिक्षा बोर्ड में स्वामी रामदेव का अहम नहीं है कहीं पर भी। मैं इसमें केंद्र में नहीं हूं, इसमें भारत केंद्र में। इसलिए आपको इसलिए आमंत्रित किया है कि आप
जो है, क्योंकि बीच बीच में ऐसे महापुरुषों से भी मेरा संवाद हुआ। कोई आर्य समाज से आया तो बोले जी इसमें ये तो आर्य समाज के खिलाफ है, ये आर्य समाज से सहमत। मैंने कहा भैया आर्य समाज का बोर्ड नहीं बन रहा है, ये आर्य समाज का बोर्ड नहीं है। एक हमारे संघ के एक दो कार्यकर्ता है, बोले इसमें तो वो संघ वाली ये बात छूट गई। मैंने कहा भाई ये बात तो छूट सकती है, लेकिन संघ का विचार आ गया ना। बोला उतना तो ठीक है। तो मैंने कहा ना ये संघ का बोर्ड है, न ये आर्य समाज का बोर्ड है, न ये किसी एक व्यक्ति विशेष पर केवल एक ना। अब हम दार्शनिक यात्रा में तो रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, बोले जी इसमें तो ये अद्वैत द्वैत त्रैत का ये नहीं। अरे भाई इसमें तीनों है, अद्वैत भी है, द्वैत भी है, त्रैत भी है। अब बताओ ये एक केवल स्वामी विवेकानंद जी, केवल स्वामी दयानंद जी, केवल रामानंदाचार्य, केवल रामानुजाचार्य, केवल इसके अंदर जो आदि शंकराचार्य, केवल एक महापुरुष का मत रखा तो फिर भारतीय शिक्षा बोर्ड कैसे होगा? फिर तो वेदांत बोर्ड हो जाएगा। एक ऐसा, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है। कहना बड़ा आसान है कि सबका समावेश हम निष्पक्ष होकर के करेंगे। हमने इसमें चेष्टा की है और फिर भी कह रहा हूं, हमने 8वीं तक की जो इसमें जो आप किताबें देख रहे हैं, इसमें भी आपके जो संशोधन होंगे अगले संस्करण में उसको समावेश कर दिया जाएगा। और 9वीं से 12वीं में जैसे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब ने कहा कि क्योंकि दार्शनिक रूप से परिपक्वता वो तो एक क्रम कालखंड के साथ आती है, तो जो भी आपके सुझाव होंगे, इसलिए आपको आमंत्रित किया गया। आपको अपना भाषण देने के लिए नहीं बुलाया, आपको ये कहने के लिए बुलाया कि आप कैसा भारत देखना चाहते हैं, कैसे बच्चों का मानस गढ़ना चाहते हैं। आप जो चाहते हैं सब हम उसका इसमें समावेश करेंगे। एक बात है बस, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। ये तो जितनी चर्चाएं हैं सिर्फ एक विषय प्रस्तुति के लिए हाँ, किया हमने। कहीं से प्रारंभ तो करेंगे। तो ये एक आधारशिला है, ये कभी फाउंडेशन है। इस शिक्षा के इस भवन के निर्माण में यह जो पूरा एक बहुत बड़ा अब इसके द्वारा जो एक सम्यक व्यक्तित्व परक, चरित्र परक नेतृत्व घड़ने की जो बात है, इसमें आप लोग अपनी अपनी बातें। राम कृष्ण गौतम की धरती, महावीर का ज्ञान यहाँ, वाणी खंडन मंडन करती, शंकर चारों धाम यहाँ। भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रतिनिधियों की भव्य उपस्थिति है यहाँ, जिनके कारण से सब प्रयोग सफल होंगे, ऐसे स्वामी जी उपस्थित हैं यहाँ। जिनके योग ज्ञान से शोभित ये धराधाम है, ऐसे दिव्य महापुरुष स्वामी रामदेव जी को सादर प्रणाम है। तो महाराज जी के साथ बैठे हुए अन्य देवतुल्य और गुरुतुल्य उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। और अगर मैं एक वाक्य में कहूँ, विद्या भारती क्या है 2 मिनट में? विद्या भारती स्वामी रामदेव जी के इस भारतीय शिक्षा बोर्ड की प्रयोगशाला है। विद्या भारती जो कुछ बताया महाराज जी ने, वो सब प्रयोग हम करते हैं। विद्या भारती अकेला संस्थान है जिसके प्रत्येक राज्य में कोई न कोई विद्यालय है। जहां सरकारी विद्यालय नहीं है वहां भी हमारे विद्यालय हैं। क्या बात। तो विद्या भारती कहती है जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें, पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, प्यासी धरती को पानी दें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो विद्या भारती की ये आइडियोलॉजी है। विद्या भारती ये नहीं कहती है कि हम सबको पढ़ा देंगे। विद्या भारती एक मॉडल है। विद्या भारती एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो जो शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक रूप से पूर्ण विकसित हो तथा जो जीवन की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके और जो अपने गिरिवासी, कंदरावासी, अभावग्रस्त बंधु बांधवों को अन्याय और शोषण से मुक्त करा के इस समरस सुसंपन्न राष्ट्र बनाने के लिए तैयार करती है। यह विजन है विद्या भारती का। जो कुछ अभी चर्चा हुई वही विजन एनईपी का भी आया है। तो मैं विद्या भारती के उद्देश्य
विद्या भारती के लक्ष्य और एनईपी के विजन को कंपेयर और कंट्रास्ट करता हूं तो उसमें है एनईपी 2020 एनविजन्स एन एजुकेशन सिस्टम रूटेड इन इंडियन ईथोस। ये जो इंडियन ईथोस शब्द आया है ये इसकी पूर्ति है भारतीय शिक्षा बोर्ड। कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मिंग भारत सस्टेनेबली into an equitable, vibrant knowledge society by providing quality education to all। अब मैं ऐसे भारत के निर्माण की कल्पना करता हूं जो सस्टेनेबल हो। एक बार कोई मूवमेंट चला फिर समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। ये विश्व गुरु लंबे समय तक बनेगा, हमेशा के लिए। नॉलेज नहीं, वाइब्रेंट नॉलेज। तो अभी महाराज जी जो बोल रहे थे, सिंह साहब बोल रहे थे, वो इंफॉर्मेशन इज नॉट एजुकेशन। वॉट एवर वी स्टडी इन द बुक्स, वॉट एवर वी आर टॉट इन द स्कूल, ऑल दीज आर इंफॉर्मेशन। देन व्हाट इज एजुकेशन? तो सिंप्लीफिकेशन, गेमिफिकेशन, रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्टेशन ऑफ दीज इंफॉर्मेशन इज एजुकेशन। अपने देश की सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस होती है, उसमें 125 नंबर का निबंध आने लग गया 4 साल से, जब से हम उसमें जुड़े हैं संस्थान में। तो हमने कहा अच्छे आईएएस कैसे मिलेंगे? तो 700 नंबर का बिना पढ़ा हुआ पेपर देते हैं, 250 नंबर का निबंध, 200 नंबर की एथिक्स, जिसका किसी किताब से संबंध नहीं है। तो निबंध आया इस वर्ष, एक एजुकेशन का आएगा, एक हिस्टोरिकल कोट आएगा, एक लिटरेरी आएगा, एक फिलोसॉफिकल आएगा। इनमें से 2 निबंध लिखने हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, हमसे अच्छा हमारे विषय में विदेशियों ने कहा है। जब हम ये कहते हैं कि संघ ने कहा है तो बड़ी दिक्कत है, इसलिए हम नहीं कहते संघ ने कहा है, हम नहीं कहते भाई साहब ने कहा है, हम तो कहते हैं मार्क ट्वेन ने कहा है। इंडिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, मदर ऑफ हिस्ट्री, ट्रेडिशन ऑफ लेजेंड, ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ हिस्ट्री। All valuable things are treasured up only within India। जब अमेरिका के मार्क ट्वेन ये बोलते हैं तो उसको हम क्यों नहीं समझते? सारा भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों संपन्न है? क्योंकि भारत की जो भौगोलिक और सांस्कृतिक संरचना है, प्रकृत्या सुरम्यम विशालम प्रकामम सरिततार हारई ललामम निकामम हिमाद्रई ललाटे पदे चैव सिंधु प्रियम भारतम सर्वदा वंदनीयम। ये ठाकुर जी ने हमें वंदनीय बनाया है। अब हम अपनी वंदनीय चीजों की वंदना नहीं कर पा रहे हैं, ये विसंगति है। अपनी वंदनीय चीजों को यहां लाने का ही प्रयास है भारतीय शिक्षा बोर्ड, और उसकी प्रयोगशाला है विद्या भारती। तो विद्या भारती के अपने विद्यालय प्रत्येक प्रांत में है। लगभग 1.5-2 लाख टीचर्स मल्टीप्लाइड बाई 3 इतने स्टूडेंट्स। हमारे 12-13 हजार फॉर्मल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं और 13-14 हजार इनफॉर्मल स्कूल्स हैं। लगभग 20 हजार एकल विद्यालय हैं। और हमारे सभी संस्थानों के मिला लें तो जहां पर बॉर्डर है, सीमांत प्रांतों में हमारे सभी विद्यालय संस्कार केंद्र चलते हैं। तो विद्या भारती ने यह सोचा है कि इस देश में इंडियन ईथोस contributes directly sustainability into an equitable, vibrant knowledge society by providing quality education to all, thereby making India global super knowledge power। विश्व गुरु आज कहे चाहे जो दुनिया कल को झुके बिना न रहेगी, ये सपना पूरा करने का काम करती है विद्या भारती। तो हम ग्लोबल सुपर नॉलेज पावर तो बनेगी कैसे? इसके लिए ये जो बोर्ड ने चिंतन किया है वो विद्या भारती का चिंतन है। द पॉलिसी envisages that the curriculum and pedagogy of our institutions must develop deep sense of respect towards fundamental values, towards fundamental constitutional duties, thereby making students truly global citizen। विश्व स्तर पर हमारे बच्चे, हमारा डिस्पोजिशंस, नॉलेज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, करेक्टर, ऑल दीज थिंग्स शुड बी डेवलप्ड
to create an earnest awareness towards the role or responsibility of each and every Indian towards Vasudhaiva Kutumbakam, towards humanity. तो मानवता के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए हमें नागरिक तैयार करने हैं, ऐसा हमारा लक्ष्य लिखा रहता है। 3 वाक्यों का ये विजन है। इस विजन में भारतीय शिक्षा बोर्ड का, देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज बॉन्डिंग विद वंस कंट्री। हम जी रहा क्या मनुष्य कोई इस जगत में मन मरा, जिसने कभी यह न कहो कि यह धरा तो मेरी धरा, ऐसा देश के कहने वाले वंस बॉन्डिंग विद वंस कंट्री एंड कॉन्शियस अवेयरनेस of one's role and responsibility in this changing world. We are not orthodox. We are not conservative. Generally, it is said that most of the conservatives are not stupids, but most of the stupids are conservative. ये भी किसी का कोटेशन है। तो वी आर नॉट कंजर्वेटिव। हम कहते हैं वी आर क्रिएटिंग द सिटीजन्स to face the change and challenging of this changing world. तो सतयुग से वर्तमान युग तक की यात्रा में जितने भी मूल संस्थापनाएं हैं, उन सबको विद्या भारती लाती है। इसके लिए विद्या भारती ने अपने 5 विषय बनाए हैं, पंचकोशात्मक विषय। तो हमारे सारी शिक्षा संस्थान जितने हमारे स्कूल्स बोर्ड में हैं, वो एफिलिएटेड किसी से होंगे, पर हमारे पंचकोश विकास के 5 विषय अपने हैं। सौभाग्य से एनईपी में भी ये कह दिया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेशन, आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन, एआई, पीईटी एंड म्यूजिक। अगर अच्छी शिक्षा, ये सबके काम के लिए 5 चीजें हैं। अभी ये जो बैठक हो रही है, गोष्ठी, ये है एक्सपेरिमेंट। तो हम कुछ बोलेंगे, कुछ सुनेंगे, उसको लिखेंगे, समझेंगे, एक दूसरे के यहाँ करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन इसको सुनते सुनते, अभी मैं सुन रहा था सिंह साहब को और महाराज जी को, तो मैं देख रहा था मुझ में बहुत कमियां, तो मैं लिख रहा था ये काम और करूंगा। जो मेरे एक्सपीरियंस से कुछ मेरे आइडिया जनरेट होते हैं। व्हेन यू फॉरगॉट व्हाट हैव बीन टॉट इज एजुकेशन। ये 125 नंबर का प्रश्न आया। एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स व्हेन यू फॉरगॉट व्हाट यू हैव बीन टॉट इन द स्कूल और बाय द टीचर्स। तो किताब में जो लिखा है, टीचर ने जो पढ़ाया है, वो सब में भूल जाऊं, तब जो बचता है वो एजुकेशन है। तो बचता है एक्सपीरियंस, बचती है शेयरिंग केयरिंग, बचता है हम सबका मिलना और मुस्कुराना, कैसे बैठे। हम जो बातें सब भूल जाएंगे, पर ये कभी नहीं भूलेंगे कि पतंजलि ने ऐसा कार्यक्रम भी किया कि अच्छे बट अगणित शाखाएं, जड़ में केवल भारतीयता है। तो दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। ये एक्सपीरियंस है। डिफरेंसेस को समाप्त करके शिक्षा में वास्तव में कोई शिक्षा तो डिफरेंस समाप्त करने वाली चीज है। इसलिए सम्मा दिट्ठी, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मा, सम्मा सती, सम्मा व्यायाम, सम्मा आजीविका, भगवान बुद्ध ने 8 फोल्ड पाथ कहे हैं, उनमें भी शारीरिक मानसिक है। हमारा सम्यक दृष्टि, इंद्रियां देखती, ज्ञानेन्द्रिया, सम्यक संकल्पा, सम्यक संकल्प और सम्मा वाणी, ये तीनों काम 3 ज्ञानेन्द्रिया ने किए। इसलिए हम कहते हैं इंद्रिय विकास, ज्ञानेन्द्रिय, ये हमारा हो गया ज्ञानेन्द्रिय विकास। अगला उन्होंने कहा है सम्मा व्यायाम, सम्मा आजीविका, सम्मा कम्मा, ये हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। हम समुचित जीविका कमाते हैं, पर्याप्त मेहनत करते हैं, अखंड पुरुषार्थ करते हैं, ऐसी आजीविका, ये हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। फिर सम्मा सती, सम्मा समाधि, ये हो गया स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इसे विद्या भारती कहती है सा विद्याया विमुक्तये, रिनंसिएशन एंड डिटैचमेंट इज एजुकेशन। विद्या भारती में ये है डिटैचमेंट एंड रिनंसिएशन। यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। अगर हम बच्चों से कहें तो आप हम कोई नहीं मानेंगे, कर्म का अधिकार है, फल का क्यों नहीं। बच्चे कहेंगे इनपुट और आउटपुट दोनों चलते हैं। तो भगवान की बात को थोड़ा और समझाना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर भगवान ने दिया है, चेतना भगवान ने दी है, काम कराती है चेतना, करता है शरीर। तो बीच में ये मैं कहां से आ गया। ये मैं को समाप्त करने का काम करती है एजुकेशन। करवाती है चेतना, करता है शरीर,
दोनों चीजें भगवान की दी हुई हैं। इसलिए स्वामी रामदेव जी को यह अहंकार नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं ये सबका बोर्ड है, ये मेरा बोर्ड नहीं है। दिस कम्स फ्रॉम गीता, यह है भारतीय ज्ञान परंपरा। तो वो कहते हैं साहब फिर काम क्यों करें? मां कर्म फल हेतुर्भूमा। तो मैं कर्म फल का हेतु न बनूं। मैं इस मीटिंग में आया हूं पर मैं कुछ कर पाऊंगा, मैं हूं कुछ, ये मुझे नहीं दिखाना है। मैं कुछ सीखूं, इसलिए कर्म से विरत नहीं होना, चेतना का पालन करना, यह है मिशन कर्मयोगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि बुद्ध युक्तौ जाहाति उभे सुकृते दुष्कृते ततो युद्धयोगा युज्वस्व योगः कर्मसु कौशलम। इस एक श्लोक पर सारे आईएएस आईपीएस को मिशन कर्मयोगी पढ़ाया जाता है, एक श्लोक पर। ये जो मिशन कर्मयोगी है यह हमारी शिक्षा का अंग है। हम पुरुषार्थ करते हुए शर्माएंगे नहीं। हम कागज का टुकड़ा उठाने के लिए चपरासी को नहीं बुलाएंगे, हम ही उठा के डालेंगे। हम अपने पदवेश को साफ खुद करेंगे, हम नहीं कहेंगे दूसरों से। तो ट्राई टू बी योर सेल्फ। महावीर स्वामी ने यह बात हमेशा कही, टू बी योर सेल्फ इज एजुकेशन। डेलर्स रिपोर्ट कहती है 1996 में महावीर स्वामी जी ने आज से 2500 साल पहले कहा था टू बी योर सेल्फ इज एजुकेशन। इसलिए उन्होंने जो 5 ज्ञान बताए भगवान महावीर स्वामी ने, श्रुत ज्ञान इंफॉर्मेशन एजुकेशन में आ गया, इंद्रिय ज्ञान एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इंद्रिय ज्ञान ये सब हाथ कर्मेंद्रियों से जो काम करते हैं दैट इज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। दूसरा उन्होंने ज्ञान बताया अवधि ज्ञान, इंट्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ट्यूशन। महावीर स्वामी जी ने कहा था इन ट्यूशन, इसे उन्होंने कहा था अवधि ज्ञान। ये जो इंद्रियों के अलावा भी सूक्ष्म इंद्रिय होती है, सारे आविष्कार सूक्ष्म इंद्रियों से हुए हैं। भगवान बुद्ध ने कहा अब कुछ नहीं होगा, 6 साल की तपस्या बेकार हो गई, मैं स्केलेटन हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं यहीं समाप्त होऊंगा। जब मैं कुछ नहीं करूंगा तो सब कुछ कर लिया। एल्बर्ट आइंस्टीन का अब मैं कुछ नहीं करूंगा तो सब कुछ कर लूंगा। एडिसन ने जब बोला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई एम फेल्ड, तो सब कुछ कर लिया। हर 30 साल में तीसरी वस्तु में एडिसन आ गया। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कर पाऊंगा, यह स्टेट जब आ जाती है, यह है केवली परिणतो धम्मो। और चौथा मनः पर्याय। इस एनईपी में और भारतीय शिक्षा बोर्ड में 5 ज्ञान, दुनिया ने 2 ज्ञान तो मान लिए, भारत ने यही गड़बड़ की मैकॉले के बाद कि हम किताब में लिखा हुआ मानते हैं। किशनवीर जी ने बोला अच्छा ये कहां लिखा है, किताब में दिखाओ। जब तक हम किताब में नहीं दिखाएंगे तब तक किशनवीर जी मूर्ख हैं, और जैसी किताब में दिखा दिया ये आइंस्टीन ने कहा है तो वेरी गुड। अब ये बात है तो हमारे बच्चे नॉलेज क्रिएटर कैसे बने? हमें नॉलेज क्रिएटर बनाना है, इसलिए श्रुत ज्ञान ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये पहला रास्ता है। फिर इंद्रिय ज्ञान एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, फिर हम करेंगे इंट्यूशनल नॉलेज अवधि ज्ञान, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग, फिर करेंगे मनः पर्याय। जब ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां और मन से ऊपर जो है अनन्य सत्ता, उसकी अनुभूति का जब मैं अंग बनता हूं, इसलिए विद्या भारती में रोजाना 3 मिनट योग होता है। कि योग में जब बैठते हैं तो नानक देव जी ने कह दिया मोही तो ही मोही अंतर कैसा। मैं आचार्य और शिष्य में मैं महसूस करता हूं मेरे बच्चों में मुझ में कोई अंतर नहीं है। कनक कटक जल तरंग जैसा। मेरे विद्या भारती के आचार्यों में मेरे बच्चे मेरी धोती खींच देते हैं, मेरी पीठ पे चढ़ जाते हैं। तो गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं है। जैसे नानक देव जी कहते हैं भगवान में और भक्त में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही क्लासरूम में टीचर्स और टॉट में कोई डिफरेंस नहीं है। इसको लाने का प्रयास विद्या भारती करती है, इसलिए घर तक संपर्क करती है। कैसे चित्र लगें, कैसे खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, कैसे गाएं। अब ये जो संगीत है ये हर क्लास का अभिन्न अंग बने, क्योंकि टू रिड्यूस स्ट्रेस, टिप्स एंड ट्रिक्स टू रिड्यूस स्ट्रेस सबसे बड़ा है संगीत। फिर हम कहते हैं 21st सेंचुरी स्किल। हम बच्चों को सिखाते हैं कि सामान्य में से असामान्य कैसे बनो। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला। इन 4 शब्दों में सारे गुण हैं। पंचशील अगर आ गए तो 80% हो गया।
विनय आ गई तो 10% हो गया, निपुणता आ गई तो 10% हो गया, 100% चीजें हैं इन 4 शब्दों में। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल है खेल सकल नृपलीला। समस्त गुणों का प्रावधान, समस्त गुणों का आयोजन खेल खेल में होगा। इसलिए एनईपी ने ये कहा है, खूब खाओ, खूब गाओ, खूब गवाओ, तब पढ़ाओ तो बच्चे पढ़ जाएंगे। भगवान कृष्ण ने भी यही काम किए थे। खेल खेल में 400 राक्षस मारे, अपना खाया नहीं बचा तो पड़ोसी का भी खाया। केवीसी थोड़ा हमसे हम प्रश्नात्मक पूछ लेते हैं। आप प्रश्न तो नहीं, मैं तो आपके जिज्ञासा। अरे हम संवाद कर रहे हैं सब जी। वैसे एक बार तो ये मैंने ऐसे ही पूछा तो पता लगा प्रिंसिपल रहे हैं, और वो भी सीबीएसई वाले प्रिंसिपल, और पढ़ा रहे वेद दर्शन उपनिषद। ये फाउंडेशन कहाँ से आया आपका? ये आपकी कल्पना का क्रियान्वयन है। ये मैंने पढ़ा रहे थे सीबीएसई और आत्मा में था भारत। तो ये विद्या भारती की देन। तो ये जो विद्या भारती है, आरएसएस के संस्कार है, सनातन के संस्कार है, वो उसका ये अभिव्यक्त रूप है कि माने बोर्ड किसी से भी एफिलेटेड है विद्यालय, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो सनातन की है, भारत की है। एक मैं बात सोच रहा था, ये जो पूरी दुनिया में जो नेतृत्व है, 2 चीजें हैं। एक तो है प्रोफेशनल होना, नौकरी चाकरी करना, ठीक है, अच्छी बात है, वो भी दुनिया में जरूरत है उनकी। ये जो नेतृत्व है, चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व है, आज तक इतिहास का, आज तक जहां दृष्टि डालेंगे, यह धार्मिक नेतृत्व है, आध्यात्मिक नेतृत्व है। भारत में भगवान बुद्ध महावीर जी से लेकर के और गुरु नानक देव जी से लेकर के और हमारे सब ऋषि, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, अगस्त्य आदि सब ऋषि मुनि आ गए। ये अब एजुकेशन में बोले तो जो है ये 8 साइड वाले होंगे सारे, या कौन से साइड बोलेंगे इनको? साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटी। तो ये जो ह्यूमैनिटीज वालों ने पूरी दुनिया का नेतृत्व किया, मतलब सारा जो नेतृत्व है, वापस में कर, प्रोफेशनल्स की एक महत्ता है, सब लोगों की एक महत्व है संसार में। जितना भी नेतृत्व पैदा हुआ वो ह्यूमैनिटीज वालों का नेतृत्व है। आप पूरी भारत की यात्रा देख लो, ईसाइयत देख लो, आप इस्लाम को देख लो, राजनीतिक नेतृत्व में भी 99% को वही मिलेंगे, क्योंकि जो है ज्यादा जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में और क्या नाम है लीगल में फंस जाएगा, वो कभी युद्ध नहीं लड़ सकता। वो सोचते कि भाई अपना काम ये नहीं है भाई, युद्ध में लड़ने के लिए हाइड्रोजन बम बना देगा। वो आपके ऊपर आरोप नहीं है, वो बम बना देगा लड़ने के लिए, उस दूसरे को कहे लड़ तू भाई, मैं बम बना के दे देता हूं, चलाएगा वही। मतलब जो बनाने चलाने वाला एक हो जाए तब स्वामी, हाँ तब तो अच्छा होगा ही, वो तो करना ही अपने को। वो मैं एक दूसरा परिप्रेक्ष्य कह रहा हूं कि नेतृत्व में, अब तो खैर जो इस समय जो राजा होता है वो लड़ता नहीं है, वो तो दूसरों को भेज देता है, लेकिन निर्णय तो वही लेना पड़ता, बड़े निर्णय, कहां पर परमाणु बम ठोकना है, कहां अग्नि मिसाइल ठोकना है, कहां दूसरा ठोकना है, वो निर्णय लेता है। तो आर्थिक नेतृत्व, यहां भारत में टाटा खड़ा हुआ, बिरला खड़ा हुआ, अडानीज खड़े हुए, जितने भी खड़े हुए, इनके जो मूल में जो दृष्टि है वो ह्यूमैनिटीज वालों की है। अब उनके बच्चे पढ़े साइंस आदि पढ़ लियो, अलग बात है, मैं किसी आईआईटीएन का या साइंस उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। सामाजिक नेतृत्व, तो ये सब कहते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी दुनिया को, मान लीजिए 2-4 लोग ऐसे भी हैं जो उधर से भी आकर के जिन्होंने बड़े बड़े मार्केट कैप खड़े कर लिए, मैं अपवाद बोल रहा हूं, 90 से 99% ये ह्यूमैनिटीज वाले जो है ये लीडरशिप की उसमें चेतना में कैसे आ जाते हैं। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था केवीसी कि एजुकेशन फॉर लीडरशिप वाला जो मैटर है, हमें नेतृत्व भी, भारत का नेतृत्व वाले चेतना तैयार करनी है ना, इसमें ये सामंजस्य कैसे बैठे? इसमें मैं तो इसमें सिंपल बात है, एक्चुअली पहले तो हम लीडरशिप समझें। लीडरशिप इज नॉट पावर बट पावर टू एम्पावर अदर्स।
he or she may be from humanities, science or commerce, but he or she must have power to empower others. Leadership is really not position, it is an example. Maharaj Ji is an example. There is no matter of competence, commitment and communication, but he counts much because he has empowered the whole world through yoga. So he is truly leader. लोग कहते हैं ये संत हैं, हम कह रहे हैं ये truly leader है. तो leadership is an ability to translate the vision into reality. It means to be a good leader, we must frame our vision and mission that should be applied by our action. जब हमारा विजन और मिशन ठीक हो जाता है तो हम लीडर बन जाते हैं. जब हम झुक जाते हैं तो हम लीडर बन जाते हैं. हम नेपोलियन का विरोध करते हैं. नेपोलियन ने बहुत अच्छी बात की लीडरशिप की. अ लीडर इज द डीलर ऑफ होप. अ लीडर इज द डीलर ऑफ होप. जो लीडर होता है वो हर स्थिति में होप को देखता है. जब कुछ नहीं है तब आती है होप, एंड होप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑलमाइटी. तो स्पिरिचुअलिटी के बिना इंटेलेक्चुअलिटी काम नहीं करती. तो इंटेलेक्चुअलिटी को हम स्पिरिचुअलिटी के द्वारा एनरिच करना चाहते हैं. यही काम विद्या भारती करती है, यही महाराज जी का आदेश है. उसके प्रयोग हमारे अलग अलग हैं. थैंक यू. हाँ जी, एक बार अभिनंदन है जी के बहुत ही बड़ी अच्छी आत्मा है, विद्वतापूर्ण और बहुत ही आध्यात्मिक चेतना से. और मुझे लगता है आप 100 साल बूढ़े नहीं होंगे क्योंकि आप में होप है. होप बुढ़ा नहीं होने देता. आपने एक पंक्ति बोला, श्रद्धेय आपने, कि विद्या भारती भारतीय शिक्षा बोर्ड की प्रयोगशाला है. ये आपका वाक्य मैंने गांठ बांध लिया है और मैं चाह रहा हूं कि जब उस प्रयोगशाला को एक अखिल भारतीय बोर्ड भारत सरकार ने दे दिया उस प्रयोगशाला के प्रसार के लिए, तो विद्या भारती को तो सीधे सीधे इससे जुड़ जाना चाहिए. क्योंकि स्टेट बोर्ड में हम जो है वो कंटेंट और कुछ पढ़ाते हैं और आत्मा और कुछ बनाना चाहते हैं. शरीर और कुछ, आत्मा और कुछ, तो दोनों में घालमेल नहीं होता, वो तालमेल नहीं होता. और जब आप सहयात्री होंगे हमारे, तो मुझे लग रहा है कि ये आपका जो अखिल भारतीय विस्तार है और उसमें जो गहनता भी है, और भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो विजन है, ये भी चूंकि भारत सरकार का ही बच्चा है, तो शायद ये यात्रा और अधिक सफलीभूत होगी यदि आपकी विद्या भारती का एक सहयात्री के रूप में इसमें भूमिका मिल जाएगी. इसमें डॉक्टर विजयपाल जी की भूमिका रहेगी. मेरा काम शिक्षण और प्रशिक्षण. ऐसा है ना, किसी भी विद्यालय को जो निदेशित करता है वो उसका एकेडमिक विंग ही करता है. कौन सी पुस्तक लगानी है ये आपकी ही जो प्रकल्प है तय करता है विद्या भारती. शरीर आत्मा दोनों दिव्य बना देते हैं. अभी आत्मा दिव्य है. मैनेजर साहब भी निर्णय लेते हैं प्रिंसिपल की राय से ही. प्रिंसिपल लेता है शिक्षकों की राय से, अभिभावकों की राय नहीं पूछी जाती. तो नहीं, ये तो पूरे विजयपाल जी तो पूरे उसमें एक आत्मा है जी. तो इसलिए ये प्रयोग, मैं तो ये सिर्फ निवेदन करूंगा जी. जैसे अगर मान लीजिए 100% इकट्ठे नहीं जुड़ सकते, तो एक प्रयोग के तौर पर कुछ प्रांतों के कुछ विद्यालयों अगर जोड़ेंगे, फिर आप धीरे धीरे अगर उसमें हम बढ़ेंगे तो शायद स्वीकारिता और सार्वभौमिक हो जाएगी. वरना एक प्रश्न लोग उठाएंगे कि जो भारत सरकार ने बोर्ड बनाया इस उद्देश्य से बनाया. भारत बोर्ड को मैं बहुत स्पष्टता से कहूं, पारदर्शिता से, तो जिस संगठन का सबसे अधिक सपोर्ट है और उस संगठन के यात्रा भी एक है, उद्देश्य भी एक है, तो क्यों नहीं हाथ मिला के चलते हैं. तो इस रूप में अगर हम चलेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा. और अहम की बजाय वयम की दृष्टि जो आपने दिया उसके लिए वो साधुवाद. अब मैं अनुरोध करूंगा भारतीय शिक्षण मंडल के संगठन मंत्री आदरणीय शंकरानंद जी की, जो बहुत ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस को जैसे ही आपको मेल गया, सूचना मिली, आपने तत्काल एक क्षण भी न लगाया अपनी स्वीकृति देने के लिए. इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड बहुत ही कृतज्ञ है आपका. अनुरोध करते हैं कि आप अपना विजन से हमको अभिसिंचित करने की कृपा करें. मैं पहले यहाँ मुझे बुलाने के लिए एनपी सिंह जी को और आशीर्वाद देने के लिए दिया,
इसीलिए परम पूज्य बाबा रामदेव जी के चरणों में मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम समर्पित करता हूँ। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि यह सज्जन शक्ति का सुंदर एकत्रीकरण है। अभी भारत को विश्व में एक श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाना है तो भारत के सभी सज्जन शक्ति साथ आना ये बहुत आवश्यक है। वी आर ऑल रिप्रेजेंटिंग unique institutions and we have to work together separately. I mean, we have to keep our uniqueness intact and at common points we have to cooperate together. There should not be any competition, only cooperation will lead us to success. सहयोग ही हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है, स्पर्धा हमें विनाश की ओर ले जाता है। इस दृष्टि से भारतीय शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित ये जो सभा है, ये भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण सभा है, ऐसा मैं मानता हूं। और भारतीय शिक्षण मंडल के बारे में 2 मिनट ऐसे विचार रखते हुए मैं सुझाव, जो हमारा अनुभव के आधार पर कुछ सुझाव सामने रखने का प्रयास मैं करता हूं। We have heard about Vidya Bharati. It is running more than 20,000 institutions, but in contrast, Bharatiya Shikshan Mandal is not allowed to run a single institution. We are not running any institution, but working to improve the quality of all institutions present in Bharat. Through improving the purpose, transforming the purpose of education, policy of education, curriculum and pedagogy of the education, the 4 pillars of education. इन चारों क्षेत्र में शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा की नीति, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि, इन चारों में गुणवत्ता सुधार होने के लिए हम अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन और संगठन, to improve the quality of these 4 pillars of education, we are accomplishing this purpose through research, awareness, orientation, publication and organization. ये हम कर रहे हैं पॉलिसी इंटरवेंशन में, यानी कि जो 2020, इसमें भारतीय शिक्षण मंडल की भूमिका भी अहम है। भारतीय ज्ञान संपदा यानी भारतीय ज्ञान परंपरा, परंपरा यानी चलती है, वो चलनशील है, संपदा स्थित है। इस भारतीय ज्ञान संपदा और परंपरा हर युग में इस भारतीय ज्ञान संपदा को वैल्यू एडिशन करते हुए अनगिनत मनीषियों ने इसको और भी श्रीमंत किया है। इसको सार रूप में करिकुलम में जोड़ना ये बहुत आवश्यक है। पहली कक्षा से लेकर उससे पहले गर्भधारण से पहले माता पिताओं का प्रशिक्षण लेते हुए गर्भधारण के बाद 3 महीने बाद उस बच्चे को गर्भ में ही शिक्षा देने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए परिवार को गुरुकुल के रूप में परिवर्तित करने का एक प्रशिक्षण परिवार को भी देना, ये शिक्षा का ही एक अविभाज्य अंग है, ऐसा हमको लगता है। क्या बात है। गर्भ से पूर्व गर्भ ऐसे आत्मा का आह्वान, गर्भ में उसका निर्माण और गर्भ के बाद भी परिवार में, स्कूल जाने से पहले।
और भारतीय ज्ञान परंपरा अभी सरकार के द्वारा IKS ऐसा एक शब्द का उपयोग होते जा रहा है। ये भारतीय परिभाषा नहीं है। इंडिया भारत नहीं है और वहां नॉलेज ऐसा जो उपयोग किया जा रहा है वो ज्ञान नहीं है। द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट भारत, दैट इज information itself is knowledge, but we differs exactly 180 degree. Knowledge is not information. Knowledge is different and information is different. ज्ञान अलग है, सूचना अलग है। सूचना आजीविका के लिए आधार बन जाता है, ज्ञान मनुष्य बनने के लिए आधार बन जाता है। ज्ञान पराविद्या का प्रतिनिधि है और आजीविका के लिए जो पढ़ाया जाता है इंफॉर्मेशन, सूचना, ये पराविद्या है। ये पराविद्या और अपराविद्या दोनों मनुष्य की सफलता और सार्थकता के लिए आवश्यक है। इसीलिए शिक्षा में ये दोनों का समावेश बहुत अनिवार्य है। लेकिन इसको कैसे एक वाक्य में बताया जाए? मुझे लगता है जो इन चर्म चक्षुओं को दिखता नहीं है, ऐसे देखने की क्षमता जिस विचार से मनुष्य को, हर छात्र को प्राप्त होता है, वही भारतीय ज्ञान संपदा है। यानी भारतीय ज्ञान जो चर्म चक्षुओं को दिखता नहीं है उसको दिखाने का प्रयास, एक नई दृष्टि, उसको ही दिव्य दृष्टि कहते हैं। गीता में कृष्ण ये दिव्य दृष्टि और लौकिक दृष्टि, इन दोनों के बीच का अंतर और इस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने से मनुष्य किस प्रकार सफलता की ओर पहुंचता है, इसका सुंदर वर्णन करता है। ये दिव्य दृष्टि प्राप्त कराने वाला विचार भारतीय ज्ञान संपदा का है। ये करिकुलम के माध्यम से हम निश्चित रूप से हम इसको जोड़ सकते हैं। एक संकट यह है आज की वर्तमान की शिक्षा का, आध्यात्म और मत, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी हैज बीन इक्वेटेड एज रिलीजन। द मेन कॉज फॉर ऑल द डिजास्टर इज दिस, इक्वेटिंग द स्पिरिचुअलिटी टू रिलीजन। रिलीजन को अध्यात्म के समान नहीं देखना चाहिए। अभी कट्टरपंथी क्यों बन रहे हैं? मन क्यों छोटा हो रहा है, संकुचित क्यों हो रहा है? रिलीजन को ही स्पिरिचुअलिटी ऐसा समझते हुए धर्म ये शिक्षा में नहीं आना चाहिए, धर्म ये राजनीति में नहीं आना चाहिए, ऐसा एक वाद खड़ा करने का प्रयास यहां चल रहा है। इसके लिए आध्यात्म अलग है, रिलीजन अलग है। रिलीजन का ट्रांसलेशन धर्म के रूप में किया गया और धर्म को स्पिरिचुअलिटी ऐसा कहा गया। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी अलग है, संस्कृति अलग है, धर्म अलग है। धर्म विचार है, वो दिखता नहीं है, वो अगोचर है। संस्कृति जब धर्म कृति का रूप धारण करता है तब वह संस्कृति बन जाता है और वो दिखता है। इसीलिए धर्म को दिखने लायक करने के लिए केवल विचार नहीं, आचरण में लाना धर्म को, तब वो संस्कृति बन जाती है। ये करिकुलम के माध्यम से हमको लाना है। और अध्यात्म अलग है और रिलीजन अलग है, ये जमकर हमको नैरेटिव सेट करना बहुत आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। और विडंबना यह है, आयरनी इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज वी आर नॉट सेंसिटाइजिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द सेंस ऑर्गन्स which are mainly cause for acquiring the knowledge.
ज्ञान ग्रहण करने के लिए ये इंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन विडंबना ये है कि आज की वर्तमान व्यवस्था में इंद्रियों के बारे में प्रबोधन, इंद्रियों का रेगुलेशन, इंद्रियों की सफाई ये बिल्कुल सिखाया नहीं जाता। ये यदि सिखाया नहीं जाता है तो ज्ञान ग्रहण असंभव ही है। केवल सूचनाओं का हार यहां संग्रह करने का कूड़ादान हो जाता है जो कोई भी कर सकता है। 2 into 2 = 4 ये पढ़ाने के लिए बहुत क्षमता चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन सच ही बोलना चाहिए। एक एक मनुष्य को सम्मान देना चाहिए। ये सिखाना ये बहुत कठिन है। ये सिखा देंगे तो कंज्यूमर कैसे बनेंगे फिर? कमजोर बन कंज्यूमर एंड कमजोर, कंज्यूमर है, कंज्यूमर भी बनेगा और कमजोर भी बनेगा, कमजोरी हो जाए यदि इंद्रिय और मन का संयम सिखा दिया। हाँ, इसीलिए इसको करिकुलम में, इसके लिए हमारे यहां शुद्धिकरण सूत्र ऐसा हमने किया है। पंच शुद्धिकरण सूत्र, उदर शुद्धि, फुफ्फुस शुद्धि, हृदय शुद्धि, मुख शुद्धि और मस्तक शुद्धि। एक्टिविटी बेस्ड ये शुद्धिकरण विद्यालय में शिक्षक और परिवार में मां, ये दोनों के समन्वय से ये शुद्धिकरण यदि हो जाता है तो निश्चित रूप से बच्चे ज्ञान ग्रहण करने के लिए योग्य बन जाते हैं। एक विद्यालय समग्र शिक्षा को हम अपनाना चाहिए। समग्र शिक्षा यानी मुक्तकरी, युक्तकरी और अर्थकरी, ये तीनों प्रकार की शिक्षा हमको मिलना चाहिए। ये मिलना चाहिए यानी वेद, विज्ञान, योग, कृषि और कला कौशल, इन पांचों का समावेश करने से निश्चित रूप से हम इस समग्र शिक्षा की ओर हम जा सकते हैं। ये जो 5 शब्द मैंने जो बताया, ये 5 शब्द शब्दशः अर्थ तो लेना ही चाहिए, रूढ़ी अर्थ, लेकिन उससे पीछे व्यापक अर्थ है। इसको भी हम विश्लेषण करते हुए उसका इंप्लीमेंटेशन स्कूल शिक्षा में हम कर सकते हैं। अंत में मैं ये कह के मैं समाप्त करता हूं, पंच निरपेक्षता सूत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है विद्यालय शिक्षा को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। पहला है, शिक्षा का प्रारंभ पुस्तक से नहीं होना चाहिए, लेखन से नहीं होना चाहिए। ये केवल प्रकृति के माध्यम से वो सुनते हुए, देखते हुए, अनुभव करते हुए और करते हुए ये सारे नॉलेज गेन करना चाहिए, ऐसा हमने प्रयोग किया है। अभी कर्णावती, सूरत, बड़ौदा, यहाँ हमारे विद्यालय जो हमारे यानी हम नहीं चला रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन है, वहाँ क्लासरूम नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, पुस्तक नहीं है, पेन नहीं है, पार्क में क्लास चलता है, सीट मिलना बहुत कठिन है। IAS IPS ऑफिसर्स सिफारिश करते हैं यहाँ हमारे बच्चों को ले लीजिए, फीस भी नहीं है। पहले शिक्षकों को तनख्वाह भी नहीं था, अभी गुरुदक्षिणा वर्ष में एक बार अभिभावक सभी रखते हुए अभी उसको शिक्षकों को जो अनिवार्य धन आवश्यक है ऐसे शिक्षकों को वहां बांटा जाता है। ऐसे पुस्तक निरपेक्षता। दूसरा है परीक्षा निरपेक्षता। परीक्षा लेने की पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को मेरी परीक्षा हो रही है इसका आभास ही नहीं होनी चाहिए। ऐसे खेलते खेलते परीक्षा हो जानी चाहिए। ऐसा गुरुकुल में हमने गत 30 वर्षों से ऐसी परीक्षा व्यवस्था को करते हुए हम इसमें सफल हुए हैं। चेहरा देखने से हमें ये पता चलता है कि वो क्षात्र तेज और ब्रह्म तेज दोनों से युक्त है। ऐसे युवाओं को हम देख सकते हैं 12 वर्ष गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद। ये प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। आप सभी को मैं निमंत्रण देता हूं। कर्णावती में है, गुरुकुल में गया हूँ अपने। हाँ, कर्णावती में भी। क्या नाम है उनका? अपने जैन भाई है ना? जैन भाई। इस पे परीक्षा का भी अंतरीक्षण और निरीक्षण, ये दोनों के माध्यम से भारतीय विधि को असेसमेंट और इवैल्यूएशन बोथ आर डिफरेंट।
इसको समझते हुए बच्चों का आकलन हमको करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर्वकार दया निरपेक्षता, यानी सरकार के दया के माध्यम से यदि हम चलाएंगे तो अंकुश बहुत लग जाएगा। इसीलिए सरकार की सहयोग होना चाहिए, लेकिन अंकुश नहीं होना चाहिए। सदियों से भारत में शिक्षा सरकार से मुक्त ही रहा है। ऐसा स्थिति निर्माण करने के लिए धीरे धीरे आने वाले स्थिति में हमको पहुंचना चाहिए। विराट गुरुकुलीय परंपरा का संपूर्ण आदर्श आपने एक बहुत ही अच्छे गुरु शिष्य परंपरा है। का गुरु शिष्य परंपरा, मैंने कहा विराट गुरुकुलीय परंपरा इसी जो को वैदिक थी। इसी को भारतीय शिक्षण मंडल प्रस्थापित करने के लिए गुरुकुल गतिविधि के माध्यम से कर रहा है। 360 डिग्री एजुकेशन, ऐसा हमारा एक ओरिएंटेशन मॉडल है, ट्रेनिंग मॉडल। उसके माध्यम से आधुनिक शिक्षा संस्थानों को गुरुकुल मूल्यों से आच्छादित करने का इसीलिए प्रयास इसको हम ऐसा कह सकते हैं, बिना पुस्तक के भी आपकी बातों को पुस्तक में हमने डाला है। हाँ, सही। बिना पुस्तक के भी हाँ, पुस्तक में डाला है। बिना लेखन के, बिना स्मृति के, बिना जो है उन सब बाह्य तंत्रों के श्रुति अनुभूति और कृति को हम एक आकार दे सकते हैं आलंबन के लिए, तो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आपने जो कहा वो सच में एक बहुत बड़ा दर्शन है भारतीय, जो गुरु शिष्य परंपरा का, वो एक बहुत ऊंचा मार्गदर्शन किया आपने। धन्यवाद। ये आपसे विचार विमर्श करके इस पर विचार हम लोग भी करते हैं, लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो एजुकेशनल सिस्टम है, पूरा जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है कि उसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एंट्री या किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री के लिए बच्चे को सक्षम बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने बिना परीक्षा निरपेक्षता कर दी। एक छोटा सा उदाहरण, विमर्श करेंगे लंबी। हाँ, जरूर करें। परीक्षा निरपेक्षता अगर हमने किया और वहाँ सिविल सर्विसेज में परीक्षा का स्ट्रेस विद्यमान है, वहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए स्ट्रेस बरकरार है। वो परीक्षा के बिना ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं हूं। हाँ, मैं परीक्षा नहीं लेना चाहिए ऐसा मैंने, विधि को बदलना चाहिए ऐसा। वो आप बिना परीक्षा के, वो गुरुकुलवा ऐसे ही चलता था। हाँ, ऐसा नहीं, चलता है, सही से। मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा था। मैं उसी दिशा में आगे बोल रहा था कि मिल के हमें आपसे भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए असेसमेंट और इवैल्यूएशन दोनों के बीच में कैसे ब्यूटीफुल ब्लेंडिंग हो, कि वो बच्चा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए भी कैपेसिटी रखे। यू मस्ट बी एनेबल फॉर द हायर एजुकेशन एंट्री and be competent enough for any competitiveness, and is enjoyable, joyful learning also, and assessment holistic 360 degree. Yes, yes. जो आप कह रहे थे उसको हम एक मैकेनिज्म, वी विल ड्रॉ सम मैकेनिज्म एंड डिराइव सम मेथोडोलॉजी। और हमारे पवनेश जी तो 10 वर्षों तक सीबीएसई के चीफ कंट्रोलर एग्जामिनेशन रहे हैं, 10 वर्षों तक। और हमारे सलाहकार हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के। मैं इनसे एक कमेटी बना करके, हमने आग्रह ऑलरेडी किया हुआ है जो आप बोल रहे हैं। काफी मैंने असेसमेंट के जो विशेषज्ञ माने जाते हैं उनको मैंने बुलाया और उनसे हमने कहा कि जो भी हम असेसमेंट करते हैं अभी, वो सिर्फ उसकी इंटेलेक्चुअल असेसमेंट करते हैं, उसका इमोशनल, सोशियो इमोशनल जो कॉम्पिटेंस है उसको हम नहीं कर पाते। तो कम से कम पहला स्टेज हम इसमें आगे बढ़े कि असेसमेंट में हम कैसे बच्चे का वर्तमान इस सेटअप में हम किस तरह का मॉड्यूल बनाएं कि जिससे कि हम दोनों, तीनों, बल्कि पंचकोशों का असेसमेंट कर सके। सही है। तो आपसे हम परामर्श लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसको ज्ञानावलोकन ऐसा करते हुए हम परीक्षा की एक विधि हमने विकसित की है। बैठेंगे आपके साथ, बैठेंगे हम और पवनेश जी आपके साथ जरूर बैठेंगे। जब भी आप यहाँ दिल्ली रहेंगे तो आप बैठ करके घंटों चर्चा करके इसका एक स्वरूप बनाते हैं। क्योंकि जब भी कोई ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो थोड़ा धीरे धीरे उस चरणबद्ध ढंग से स्वाद डालना पड़ेगा पहले। सही, थोड़ा थोड़ा चरणबद्ध, वही सही है। पूरा मति, भक्ति, कृति, श्रुति, अनुभूति का समन्वय करेंगे। ठीक, जरूर। और मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में वर्णन सुन के, भारतीय शिक्षण मंडल और भारतीय शिक्षा बोर्ड अलग नहीं है ऐसा मुझे आज अनुभूति। बिल्कुल एक है। और बल्कि मैं बताऊं, कभी कभी मैं जब जाता हूं देश के अन्य हिस्सों में गोष्ठियों में,
तो बहुत सारे लोग मेरा संबोधन भारतीय शिक्षण मंडल के ही रूप में कर देते हैं। तो हमें बताना पड़ता है कि भाई भारतीय शिक्षा बोर्ड इसका इंस्ट्रूमेंट है और भारतीय शिक्षण मंडल उसका दर्शन है। सही, ये बात ठीक, सही, बहुत सही।